Hello everyone, welcome to PE Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. As per your demand today, I will discuss with you about one of the important topic that is Basel norms. So पढ़ते हैं Basel norms क्या हैं. बेजल नॉर्म्स को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए बेजल क्या है. बेजल स्विट्जरलैंड की एक सिटी का नेम है. BIS फोस्टर कॉपरेशन. अब BIS क्या है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट. और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 17 मई 1930 में. क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? देखिए, जैसे इंडिया में, हमारे इंडिया में बैंक्स ऑफ बैंक किसको बोला जाता है? RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जिसका काम क्या है? जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में उनको रेगुलेट करना. ठीक उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे सभी बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए, ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए और उनके लिए कुछ नॉर्म्स बनाए जाएं, उसके लिए क्या है? BIS को बनाया गया था 1930 में. अब इस बैंक का काम क्या है? फोस्टर कोऑपरेशन अमंग सेंट्रल बैंक विद अ कॉमन गोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन. यानी कि जो BIS है वो क्या करता है? कोऑपरेट करता है सभी सेंट्रल बैंक के साथ. कौन से सेंट्रल बैंक के साथ? जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक हैं उनके साथ कोऑपरेट करता है कॉमन गोल के लिए, ताकि जो सभी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाया रखा जा सके और बैंकिंग को प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके. इसलिए BIS को बनाया गया था. BIS जो है काफ़ी सबसे पुरानी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैं जो पूछे जा सकते हैं कहाँ है. एक हांगकांग में है एंड सेकंड जो है मैक्सिको सिटी में है. अब टोटल BIS के कितने मेंबर हैं? 60 मेंबर कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो अप्रोक्सीमेटली 95% जो है वर्ल्ड GDP का कवर करती हैं. देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि ओनली 60 जो कंट्रीज़ हैं वो अप्रोक्सीमेटली 95% GDP का कवर करती है, और बाकी जो 5% है हमारी GDP का वो कौन करती है? अदर कंट्रीज़ जो 60 के अलावा हैं. सो ऑब्जेक्टिव क्या था बेजल नॉर्म्स को बनाने का? द सेट ऑफ द एग्रीमेंट बाय द BCBS. अब BCBS एग्रीमेंट क्या है? BCBS का मतलब है बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, विच मेनली फोकस ऑन रिस्क टू बैंक एंड द फाइनेंशियल सिस्टम आर कॉल्ड बेजल अकॉर्ड. कि इसका मेन फोकस किस पे था? जो बैंक्स का रिस्क होता है ना, और फाइनेंशियल सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग बनाना और रिस्क से प्रोटेक्ट करना. उस ये जो है BCBS जो कमेटी थी ये उसका पर्पस था. पर्पस ऑफ द अकॉर्ड इज़ टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव एनफ कैपिटल टू अकाउंट टू मीट द ऑब्लिगेशन एंड एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस. यहाँ पे इसका पर्पस क्या था? जो ये कोड बनाया गया था कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके पास इतनी एनफ कैपिटल हो कि वो जो है उनकी ऑब्लिगेशंस और जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं उनको एब्जॉर्व कर पाए. अब आप सोचोगे कि बैंक्स की क्या ऑब्लिगेशन या फिर रिस्क उनको होते हैं? बैंक के पास रिस्क इस बात के लिए होते हैं जैसे कि वो लोन प्रोवाइड करते हैं, तो जो उनके लोन की रिटर्न नहीं होती है. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोन लेते हैं बट पेमेंट वापस पूरी नहीं करते हैं, तो बैंक्स को ये आइडिया एस्टिमेट लगाना होता है कि कितने जो है लोन की रिकवरी हो जाएगी और कितने % तक उनकी नहीं हो पाएगी. तो ये जो रिस्क रहता है, जिनकी जो रिटर्न नहीं मिलता है उनको, ये बैंक्स की ऊपर जो है रिस्क होता है. अब क्या है? इंडिया हैज़ एक्सपेक्टेड बेजल अकॉर्ड फॉर द बैंकिंग सिस्टम. अब इंडिया ने भी ये बेजल नॉर्म्स को एक्सेप्ट किया था. बेजल अकॉर्ड हैज़ गिवन अस 3 बेजल नॉर्म्स. अब जो बेजल अकॉर्ड है उसने, ये एक एग्रीमेंट था, बेजल अकॉर्ड जो है एग्रीमेंट था BCBS का, उसने हमें 3 बेजल नॉर्म्स दिए हैं जिनको बेजल 1, 2 एंड 3 के नाम से जानते हैं. अब बेजल 1, 2 एंड 3 को पढ़ने से पहले हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को पढ़ना होगा. अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या है? अब देखिए, बैंक हमें लोन प्रोवाइड कराते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन या डिफरेंट टाइप के जो लोन प्रोवाइड कराते हैं, तो सबसे रिस्की उसमें किसको माना जाता है? पर्सनल लोन को माना जाता है. तो अगर पर्सनल लोन में कोई लेता है लेकिन बैंक को पूरा जो है लोन की पेमेंट नहीं करता है, मान लो उसने 50% की पेमेंट की या 80% की, तो जो बाकी का है वो रिस्क किसका होगा? वो बैंक का होगा. और लेकिन बैंक के पास जहाँ से डिपॉजिट आता है, अब बैंक के पास तो वो पैसा नहीं आया, लेकिन जिन्होंने डिपॉजिट करवाया है अगर वो बैंक के पास अपना पैसा लेने जाते हैं और बैंक उनको मना कर दे, तो ये जो है एक तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली बात हो जाती है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा बैंक की कमिटमेंट पर. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? बैंक को इंसॉल्वेंट बना दिया जाएगा या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस बुरे तरीके से आ जाएंगे. तो उसके लिए बैंक्स को अपने रिस्क को मीट करने के लिए क्या करना होगा? एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखनी होगी.
जिसको कैसे निकाला जाता है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी बोलते हैं। अब इसको कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। टोटल कैपिटल, अब टोटल कैपिटल में क्या आता है, टीयर 1 और टीयर 2 की कैपिटल। अब हम टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल कौन सी होती है ये आगे पढ़ेंगे। तो टोटल कैपिटल और डिवाइडेड बाय RWA क्या है, रिस्क वेटेड एसेट, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, इनटू 100, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय RWA रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100। ऐसे एग्जाम में अगर ऐसे आता है टीयर 1 प्लस टीयर 2 और डिवाइडेड बाय RWA इंटू 100 तब भी वो ठीक है, और अगर टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय RWA इंटू 100 है तब भी वो ठीक है। फिर टीयर 1 कैपिटल क्या है, टीयर 1 कैपिटल में कोर कैपिटल को लिया जाता है जो बैंक्स के पास होनी चाहिए। और टीयर 1 कैपिटल में किस किस को लिया जाता है, ये मेन पॉइंट्स हैं। पेड अप कैपिटल होती है, स्टैट्यूटरी रिजर्व होते हैं, अदर डिस्क्लोज फ्री रिजर्व होते हैं, कैपिटल रिजर्व विच रिप्रेजेंट सरप्लस अराइजिंग आउट द सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट्स, अदर इंटेंजिबल एसेट्स बिलोंग फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ टीयर 1 कैपिटल। ये टीयर 1 कैपिटल में ये वाले आते हैं। अब टीयर 2 कैपिटल क्या है, टीयर 2 कैपिटल कैन बी सेट टू द सबऑर्डिनेट कैपिटल। इसमें आते हैं अनडिस्क्लोज रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जर्नल प्रोविजन, लॉस रिजर्व, हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट सच एज बॉन्ड, लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन। बस एक बार इनको सभी पॉइंट्स को पढ़ लेना कि टीयर 1 कैपिटल में क्या आता है और टीयर 2 कैपिटल में क्या आता है, और दोनों को मिला के क्या बनता है, टोटल कैपिटल। अब हम पढ़ते हैं रिस्क वेटेड एसेट क्या है। रिस्क वेटेड एसेट, अब उस एसेट को माना जाता है, मान लीजिए ABC जो है 3% है, ठीक है। अब बैंक ने जो है तीनों को लोन प्रोवाइड किया है, बी ने क्या किया कि 80% तक की पेमेंट की है, 20% का जो लॉस है वो बैंक को उधर से हो गया। अब जो बी है, अब बी ने जो है 90 की तो 10% का लॉस उधर से हो गया, सी ने जो है पूरे की कर दी। तो जो 30% का क्या है, वो रिस्क वेटेड एसेट में हम वेट असाइन कर लेता है बैंक की, मेरे को जो है इतने % तक का लॉस होगा इससे, तो वो लॉस हमें निकालना होता है, यानी कि बैंक को निकालना होता है। रिस्क वेटेड एसेट मीन्स एसेट विद डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल। इट मीन्स हम जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वो पर्सनल लोन में होता है, ये किसके कंपैरिजन में, हाउसिंग लोन या बाकी जितने भी लोन बैंक प्रोवाइड कराता है। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, रिस्क वेटेड एसेट निकालते हैं, एक परसेंटेज निकाल लेते हैं कि इतना जो है हमारा कस्टमर पे कर देगा उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, और बाकी इतना जो % है एस्टिमेट लगाया कि इतना वो पे नहीं करेगा, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, रिस्क वेटेड एसेट्स में आ जाएगा। अब फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया है कि अगर एग्जाम में आता है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल और डिवाइडेड करेंगे उसको RWA से और इनटू 100 करके निकाल लेंगे। अब बेसल 1 क्या है, इंपॉर्टेंट है। बेसल 1 क्या है, 1988 में इंट्रोड्यूस हुआ था, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। अब BCBS ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम कॉल्ड बेसल कैपिटल अकॉर्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज बेसल 1। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है, एक तो बेसल 1 को 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका जो मेन फोकस है वो किस पे था, क्रेडिट रिस्क पर था। इसका पूरा फोकस किस पर था, क्रेडिट रिस्क पर था। इट डिफाइंड कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेट ऑफ बैंक की, इसका जो मेन फोकस था वो कैपिटल के स्ट्रक्चर को लेके था, रिस्क को लेकर था। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है इन्होंने फिक्स कर दी थी कि हमारे जो रिस्क वेटेड एसेट्स है वो 8%, मतलब कि बैंक क्या करेंगे, 8% की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो तो बना के रखेंगे ही रखेंगे, या फिर 8% अपना रिस्क मान के चलेंगे जो उन्होंने लोन प्रोवाइड किया है, और उतनी कैपिटल एडिक्वेसी उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये जो है बेसल 1 में नॉर्म्स में बनाया गया था। इंडिया ने अडोप्ट किया था बेसल 1 की गाइडलाइंस को 1999 में। अब सेकंड है बेसल 2 क्या था, बैंक्स शुड मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट ऑफ 8% ऑफ रिस्क एसेट। अब जो बेसल 2 इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें क्या बोला गया था कि हमें जो पहले बेसल 1 में बोला गया था 8% की जो रिस्क एसेट है वो तो हमें रखनी ही रखनी है। अब बैंक्स वर नीडेड टू डेवलप एंड यूज बेटर रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जो बेसल 1 है वो प्रॉपर तरीके से सही से काम नहीं कर पाया, तो इसके लिए उसमें थोड़ी अमेंडमेंट हुई, एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट का जो टेक्निक है उसको और अच्छे से इम्प्रूव किया जाए, मॉनिटर किया जाए, मैनेज किया जाए जो डिफरेंट टाइप का रिस्क। अब उसमें पूरा फोकस किस पे था, क्रेडिट रिस्क पर था। अब इसमें 3 तरीके के रिस्क को जो है आइडेंटिफाई कर लिया इन्होंने, जो इनको क्या किया फिर कि जो बैंक्स हैं उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा।
कौन से 3 तरीके के रिस्क थे? ऑपरेशनल रिस्क है, मार्केट रिस्क है, कैपिटल रिस्क है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो टीयर जो बेसल 2 है उसमें कौन से 3 रिस्क को जो है बताया गया था? ऑपरेशनल रिस्क थे, मार्केट रिस्क था और कैपिटल रिस्क था। अब बैंक को नीड थी मैंडेटरी डिस्क्लोज देयर रिस्क, यानी कि बैंक को क्या करना होगा, जितना भी उसका रिस्क है वो बैंक को डिस्क्लोज करना होगा, बताना होगा। जैसे कि जितने भी हमारे यहाँ के बैंक्स हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं? RBI को। उसी तरीके से जो जितने भी मेंबर कंट्रीज़ थी इसकी 60, उनके सेंट्रल बैंक किसको रिपोर्ट करेंगे, किसके साथ डिस्क्लोज करेंगे? BIS के साथ करेंगे। अब बेसल 2 नॉर्म्स इन इंडिया एंड ओवरसीज़, जो बेसल 2 था वो पूरी तरीके से इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 2004 में। अब बेसल 3 क्या था? देखो 2008 में जो है US में का बुरी तरीके से जो है फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, और जब एक इस तरीके की कंट्री पर जब बुरा फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है अदर कंट्रीज़ पर भी पड़ता है। हालांकि हमारे इंडिया में बहुत ना के बराबर या ऐसे कोई क्राइसिस नहीं आए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आए थे, बट US की वजह से इफ़ेक्ट सब पर पड़ा था। तो बेसल 3 को इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसल 3 किसका रिजल्ट था? फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 एंड 8 का, जो US में आए थे मेनली, which made the BCBS feel that a more strengthened supervisory guideline, जिससे BCBS को क्या लगा कि हमें जो है हमारी सुपरवाइजरी जो कमेटी गाइडलाइंस हैं उनको और जो है स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है बेसल 1 और बेसल 2। तो इन्होंने क्या किया कि इट्स एम अमंग अदर थिंग्स इट इज स्ट्रेंथन द बैंकिंग सेक्टर टू बी एबल टू विदस्टैंड सच सेवियर फाइनेंशियल क्राइसिस विदाउट क्रम्बलिंग। अकॉर्डिंग टू BCBS जो बेसल 3 था कॉम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म मेजर। अब क्या किया कि 1 और 2 में जो कमियां रह गई थी ना बेसल में, वो 3 में इन्होंने पूरी की, बेसल 3 में इन्होंने पूरी की। मेजर डेवलप्ड बाय द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन टू स्ट्रेंथन द रेगुलेशन की। अब क्या करना होगा बेसल 3 में? अच्छे से रेगुलेट करना होगा, सुपरवाइज करना होगा और रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा करना होगा अपने बैंकिंग सेक्टर में। ये पूछा जा सकता है कि बेसल 2 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? उसमें 3 तरीके के रिस्क इंट्रोड्यूस हुए थे, बाकी 8% की ही क्या थी? RWA थी। उसमें ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसल 3 में इन 3 चीज़ों पर ध्यान दिया गया था। एक तो स्ट्रेंथन किया जाए रेगुलेशन को, सुपरविजन पर ध्यान दिया जाए और रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए। अब बेसल 3 के 3 पिलर्स भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। वो 3 पिलर्स क्या थे? एक तो जो सभी बैंक्स हैं उनको अपनी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को बनाए रखना होगा। सेकंड जो है उनका सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ मार्केट में डिसिप्लिन बना के रखना है। अभी आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद मैं जो है इसके MCQ ले आऊँगी ताकि उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।